हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विनीत मैथ्स। ये दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। अगर आपने 2 क्लासेस नहीं ली है टाइम एंड डिस्टेंस की, तो आप वहाँ पर जाइए, पहले उसको लीजिए, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे दोस्तों बेसिक्स बताई गई हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। वहीं पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि कैसे क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। अगर टाइम मीटर प्रति सेकंड में दे दिया जाए तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। अगर टाइम किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया जाए तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने जो आपको बताया उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं, ताकि आपको बिल्कुल ताज़ा हो जाए, जैसे पिछली ही क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो हमने बताया है कि अगर कोई फिक्स दूरी, यानी कि कोई दूरी पहले से ही सुनिश्चित है, अगर उसको हम तय करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी। इस हिसाब से दोस्तों अगर कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट B है, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस D है इनके, अगर हम आधी दूरी इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी हम y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करते हैं, दोस्तों इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस दौरान हमने इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया था 2xy अपान xy, ठीक है, x प्लस वाई। अगर दोस्तों यही डिस्टेंस A और B अलग अलग चालों से, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 अलग अलग चालों से चली जाए, तो तब इनकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या थी। मान लीजिए ये दूरी इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी z किलोमीटर प्रति घंटा, तब इनकी एवरेज की स्पीड क्या थी। इनकी एवरेज तब स्पीड थी 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। अब दोस्तों इन दोनों ही कंडीशन में आपकी दूरी फिक्स थी। वो दूरी क्या थी दोस्तों, आपकी d थी। लेकिन अब दूरी फिक्स ना हो, यानी अलग अलग दूरियां अलग अलग चालों से चली जाए। मान लीजिए कि 3 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहे हैं आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर की दूरी आप कैसे चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहे हैं आप, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे दूरी फिक्स नहीं है, यहाँ पे दूरी अलग अलग है। देखिए यहाँ पे दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, और स्पीड भी यहाँ पे अलग अलग है, 5, 10, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं हम कुल दूरी बटा के कुल समय। और यहाँ पे दोस्तों दूरी कैसे निकलती है, दूरी देख लीजिए 3 + 4 + 6, ये आपकी दूरी निकल जाएगी। और यहाँ पे समय कैसे निकालते हैं, T1, T2 और T3 करके। यहाँ पे T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू और T3 की वैल्यू निकाल कर हम पुट करते हैं। और T1 की वैल्यू क्या होती है, T1 की वैल्यू होती है, आपको हमने फार्मूला बताया था कि अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगी, और अगर टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिस्टेंस आपकी देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर है और किस स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 5, तो आपका T1 हो जाएगा 3/5। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में करवाए हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है पूरी कॉन्सेप्ट तो आप पार्ट 2 में जाकर देख लीजिए। और दोस्तों हमने पार्ट 2 में कुछ ट्रेंड्स के भी क्वेश्चन करवाए थे, जिसका ओवरव्यू हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों ट्रेन्स के क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर ट्रेन किसी पॉइंट, किसी सिग्नल को पार करे तो वह उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी लंबाई होती है। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कोई
पॉइंट है या पोल है या सिग्नल है, और ये ट्रेन जिसकी लंबाई L है। अब उसे इस पॉइंट को पार करना होगा तो ये यहाँ पे आएगी, तो इस पॉइंट को ये पार कर लेगी। तो इस दौरान इसकी द्वारा चली गई दूरी उतनी ही होती है जितनी इसकी लंबाई होती है। अब दोस्तों हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर ट्रेन किसी पोल को पार नहीं करे, किसी ये सिग्नल को पार नहीं करे, यानी ये अगर निगलेक्टेड लेंथ है, यानी जिसकी लंबाई को हम 0 मान सकते हैं या काट सकते हैं, तो वो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी उसकी लंबाई होगी ट्रेन की। लेकिन दोस्तों अगर पुल, सुरंग या कोई प्लेटफार्म को पार करे तब तो इसकी दूरी को हम, इनकी दूरी कुछ ना कुछ तो होती है, इनकी दूरी को हम आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कोई प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई L है, अब ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई D है। अब ये इसको पार करेगी तो ये अब टोटल लंबाई चलेगी, यानी अपनी तो लंबाई चलेगी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई भी चलेगी, यानी टोटल लंबाई कितनी चलेगी है D प्लस L लंबाई चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर जब तक क्वेश्चन में आपसे यह ना बोला जाए कि पॉइंट और ट्रेन के बीच में कुछ दूरी है या ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में कुछ दूरी है, तब तक आप दूरी को 0 मानेंगे। देखिए जैसे ऐसे, अब इस कंडीशन में इनके बीच की दूरी, ट्रेन और पॉइंट के बीच की दूरी कुछ नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर आप बोल जाए कि ये कोई पॉइंट है, अब बोल जाए कि अब ट्रेन और पॉइंट के बीच में कुछ दूरी है, मान लीजिए 200 मीटर है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, कितनी 100 मीटर। दोस्तों अब इस कंडीशन में हम पॉइंट को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं लेंगे, बल्कि इनके ट्रेन और इनके बीच की दूरी का गैप भी लेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन में ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी, अब ये अपनी लंबाई चल दी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी, तब ये जो इनके बीच का गैप था उसको भी कवर करेगी। तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 100 प्लस 200 यानी 300 मीटर हो जाएगी। अब ट्रेन को पार करने में 300 मीटर चलना पड़ेगा। दोस्तों वैसे ही अगर प्लेटफार्म और ये मान लीजिए प्लेटफार्म है और ये मान लीजिए ट्रेन है, अगर अब इनके बीच की दूरी कुछ बोल दी जाए कि 100 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई है 200 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, अब इसको पार करना है। ये मान लीजिए प्लेटफार्म हो गया, ये हो गया गैप हो गया इनके बीच में, और क्या हो गया ये ट्रेन। अब इससे प्लेटफार्म को पार करने में अब ये तीनों दूरियां चलनी होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अभी सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस आ गया। अब बोल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर है। दोस्तों हमने आपको पार्ट 2 में बताया था कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई भी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन की लंबाई तो दे दी गई है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन की नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई होनी चाहिए। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, देखिए अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको दूरी किस में दिया है, मीटर में। तो हमने पार्ट 1 में बताया था आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 90 गुणित 5/18 क्या आ जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। या तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 18 का मल्टीपल चल रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का मल्टीपल चलेगा। यहाँ देखिए ये 18 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इधर मीटर प्रति सेकंड में 5 का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि एक प्लेटफार्म है, ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, और ये एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई हमको पता नहीं है। अब ये इसको पार कर रही है। अब ये देखिए चल रही है
25 मीटर प्रति सेकेंड। और ये टोटल दूरी से पार करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। तो इसमें यहाँ से दूरी का आ जाएगा कि दूरी क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणित समय। तो चाल क्या है आपकी? 25 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना ले रहा है? 20 सेकेंड। ठीक। अब ये क्या हो गया? 500 मीटर। अब ये टोटल दूरी जो ये 20 सेकेंड में पार कर रही है, ये टोटल दूरी हो गई आपकी 500 मीटर। ठीक है। अब इसमें 500 मीटर ये ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई है, लेकिन ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आपको दे दी गई है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी? तो प्लेटफार्म की लंबाई होगी, टोटल दूरी कितनी हो गई? 500। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 200। तो प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। देखिए कितने समय में एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी। अब इस कंडीशन में दोस्तों ये है कि अब यहाँ पे कोई ट्रेन है, ये इसकी लंबाई है 200 मीटर और 250 मीटर एक लंबा वो है प्लेटफार्म। अब बोल रही है इसको पार करने में कितना समय लगेगी, जबकि इनका स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 का मल्टीपल 3 बार। 18 तय 54 तो 5 का मल्टीपल 3 बार, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अब हमने आपको बोला था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो वो उतनी ही दूरी तय करती है जितनी प्लेटफार्म की लंबाई होती है और जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? लंबाई। तो लंबाई ये कवर करनी पड़ेगी उसे। अब तो लंबाई क्या हो जाएगी? 250 प्लस 200। और चाल क्या है आपकी? 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर समय पूछा ना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 450 बटा के 15 बराबर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। राहुल अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह वापस अपने घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल रिलेटिव स्पीड नहीं एवरेज स्पीड, आपसे एवरेज स्पीड पूछा है कि औसत गति क्या है। अब इसमें कंडीशन क्या हो रही दोस्तों? ये मान लीजिए ये राहुल का घर है और ये उसकी ऑफिस है। अब ये जाता किस स्पीड से है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आता किस स्पीड से है? वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दूरी, उसका ऑफिस भी फिक्स है, उसका घर भी फिक्स है, यानी कि इस कंडीशन में उसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर समान दूरी दो अलग अलग चालों से चली जाए तो उनकी एवरेज स्पीड औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है 2xy बटा के x प्लस वाई। यहाँ पे x जो है उसकी पहली गति है, y जो है इसकी दूसरी गति है। तो पहली गति क्या है उसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप जब फार्मूले में पुट करेंगे 2 गुणित 30 गुणित 20 और यहाँ पे 30 प्लस 20, जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों मान लीजिए वह यही दूरी अब अलग अलग 3 अलग अलग चालों से चलती, तो उस समय में फार्मूला इसका क्या हो जाता? 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है। अब इसी कंडीशन में एक और क्वेश्चन बनता है कि अलग अलग दूरी अलग अलग चालों से चलती तो क्या होता? कुल दूरी बटा कुल समय। समय कैसे निकालते हैं हम? दूरी बटा के चाल से। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसमें बोल रहा है, हमने आपको पार्ट 1 में एक रेशियो कॉन्सेप्ट सिखाया था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू हम यहाँ भी दे देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस रेशियो कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे इसका। देखिए ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे अगर आप टाइम को फिक्स करेंगे, ठीक है, तो अगर आप स्पीड को दुगना करेंगे, टाइम को आप फिक्स कराएं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दुगना। अगर आप टाइम को
फिक्स कर रहे हैं और स्पीड को क्या कर रहे हैं 3 गुना, तो आपका डिस्टेंस भी 3 गुना कवर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फिक्स करनी है, अगर आप स्पीड को 2 गुना कर रहे हैं तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा आधा, अगर आप स्पीड को 3 गुना कर रहे हैं तो आपको टाइम क्या करने का 1/3। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है तो आपको टाइम और स्पीड में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, उल्टा है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अब बोला है कि ए और इस यहाँ देखिए यदि किसी निश्चित दूरी, यहाँ पे दूरी आपकी फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या हो जाएगा एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी इनके बीच में इन्वर्सली का होगा रिलेशन होगा। अब देखिए कोई ए है कोई बी है, अब जो उनकी स्पीड यानी जो चालों का अनुपात है ये है 3:4। अब इनकी चालों का अनुपात 3:4 है तो उनका टाइम कितना लेंगे ये, यानी समय के अनुपात हो जाएगा 4:3। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप पार्ट 1 में जाकर वहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये कैसे अपोजिट काम कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि बी को 36 मिनट लगते हैं इस दूरी को तय करने में, यानी बी को 3 रेशियो में उसका मान है 3 और इसको समय कितने लगते हैं 36 मिनट, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा। जब हम आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा सिर्फ यहाँ से ओवरव्यू ले लीजिए, रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक का मतलब हो जाएगा 12 मिनट। आपसे बोल रहा है कि अब ए की दूरी, इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, और ए समय कितना ले रहा है 4। जब ए समय 4 ले रहा है तो एक का मतलब 12 मिनट है, तो 4 का मतलब हो जाएगा 4 × 12 बराबर 48 मिनट। देखिए दोस्तों अब बोल रहा है इसमें यदि 3 कारों के चालों का अनुपात 3:4:2 है तो समान दूरी तय करने के लिए कारों द्वारा लिए गए समयों के बीच का अनुपात, वही रेशियो कॉन्सेप्ट, वही डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो जो टाइम और स्पीड का रिलेशन होगा क्या होगा, वो अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब इन कॉन्सेप्ट में हम कोई कार ए मान लेते हैं, कोई कार बी मान लेते हैं, कोई कार सी मान लेते हैं। यहाँ पे इनके रेशियो है 3:4:2 है। अब यहाँ पे ए बी अगर इनके स्पीड का रेशियो है 3:4 और इन दोनों का तो टाइम का क्या हो जाएगा 4:3। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं बी और सी और इनका रेशियो 4:2, तो टाइम क्या हो जाएगा 2:4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जब आप इसको इक्वल बनाएंगे तो ए बी सी का रेशियो का अनुपात, टाइम का अनुपात 3:4:6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है एक कार कोई दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। अब ये बोल रहा है कि कोई दूरी ए और बी है, अब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटे में तय करता है। इस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए अब वह इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना चाहता है, तो उसे अपनी पुरानी चाल को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी तय कितनी करती है। तो दूरी ये तय करती है 50 × 8 यानी 400 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 घंटे में तय करनी है, तो इसकी चाल कितनी बढ़ानी है, तो चाल पहले हम निकाल लेते हैं। तो चाल क्या हो जाएगी, टोटल दूरी 400 किलोमीटर है और हमें ट्रेवल कितना करना है 5 ही घंटे में, यानी स्पीड टाइम तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी पुरानी चाल थी क्या, पुरानी चाल थी उसकी 50 किलोमीटर और नई चाल क्या है उसकी 80 किलोमीटर। तो उससे बोल रहा है कि इसे चाल बढ़ानी कितनी होगी, तो नई चाल क्या है 80 किलोमीटर और पुरानी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिफरेंस क्या आ गया
30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसे अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई आपको दे दी है कि 200 मीटर उसका प्लेटफार्म की लंबाई है। अब देखिए यहाँ पे ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, हमें ये पता है। लेकिन ये इसे पार करने में समय कितना लेता है? समय लेता है 27 सेकेंड। और उनकी स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या बताया था आपको? 48 गुणित मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 13.33 मीटर प्रति सेकंड। अब बोल रहा है दोस्तों ये टोटल दूरी तय कितनी सेकंड में करता है? 27 सेकंड में। यानी तो दूरी हम यहाँ से निकाल लें तो दूरी क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। चाल क्या है दोस्तों? 13.33 मीटर प्रति सेकंड। और तय कितने में करता है? 27 सेकंड में। यानी ये नियर अबाउट आपका आ जाएगा 360 मीटर। ठीक है। अब 360 मीटर ये टोटल दूरी है। 360 मीटर ये टोटल दूरी है, जिसमें से 200 मीटर तो प्लेटफार्म की लंबाई ही हो गई। यानी 360 मीटर तो टोटल लंबाई है, जिसमें 200 मीटर क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 160 मीटर। अब एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जबकि ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच की दूरी 150 मीटर प्रति सेकंड है, 50 मीटर। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ये लंबाई है ट्रेन की, और ये है लंबाई प्लेटफार्म की 250 मीटर। अब इसमें बोला कि प्लेटफार्म और ट्रेन इनके बीच की दूरी 150 मीटर है, यानी ये दूरी अब 150 मीटर है। अब बोल रहा है इसे पार करने में कितना समय लगेगा? तो हमने आपको क्या बताया था कि प्लेटफार्म को पार करने में उतना ही समय लगेगा जितने इनके बीच की दूरी होगी। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? देखिए आपको यहाँ समय पूछा है, समय क्या हो जाएगा? दूरी, तो दूरी कितना लगेगा? 200 प्लस 150 प्लस 250। और चाल क्या हो जाएगा? 18 का 4 गुना, ये तो हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा। 18 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 4 600, 600/20, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। दोस्तों एक होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट और एक होता है एवरेज स्पीड। दोस्तों एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस क्या है? एवरेज स्पीड एक ही ट्रेन समान दूरी को अलग अलग चालों से चलती है, जबकि रिलेटिव स्पीड में दो ट्रेनें अलग अलग प्लेटफार्म से अलग अलग दूरी पे चलती हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्टेशन ए है, अब ये कोई स्टेशन बी है। अब एक ट्रेन इधर से चल रही है, अब एक ट्रेन इधर से चल रही है। तो अब उनके बीच में जो गैप होगा दूरी का, वो होती है रिलेटिव स्पीड। आप इसको ऐसे समझते हैं कि बच्चे अक्सर रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड में कंफ्यूज होते हैं। तो रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, मतलब दो लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा दो ट्रेनें की बात की जाएगी। और एवरेज स्पीड में हम एक ही ट्रेन की बात करेंगे, एक ही ट्रेन अलग अलग चालों चलेगी। लेकिन रिलेटिव स्पीड में दो ट्रेनें अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेशन से एक्सीडेंट हो जाएगा जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी। जब दोनों ट्रेनें अलग अलग दिशा में चलेंगी तो वो होती है उनकी रिलेटिव स्पीड। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से बनते हैं, जो हम उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले क्लास की अगली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।